किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ और मैं हूं पुलकित शुक्ला। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम जो प्रयास जो खेती किसानी को बेहतर करते हैं, पशुपालन को आगे बढ़ाते हैं, उनके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है। इसी की तरह आज के सरकार आपके साथ कार्यक्रम में एक ऐसे विषय के बारे में हम बात करेंगे जिसके जरिए पशुपालन क्षेत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के बजट में पशुपालन क्षेत्र को लेकर काफ़ी फोकस किया गया, उसको लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उसके बारे में भी बात होगी। साथ साथ बात होगी कि पशुपालन के क्षेत्र में पशु से जुड़े हुए जो रोग हैं उनके नियंत्रण को लेकर क्या कुछ काम करने चाहिए आपको, और पशु रोगों को रोकने के लिए, उसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट इस विषय से जुड़े हुए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी हैं, सहायक आयुक्त पशुपालन विभाग, भारत सरकार से। आपका स्वागत है सर। और कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले इस विषय से जुड़ी पहले एक रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक पशुधन आबादी वाला देश है। उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना न सिर्फ पशुओं की भलाई के लिए जरूरी है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और पशुपालकों की आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो बीमारियों की रोकथाम, उनके नियंत्रण और प्रबंधन पर जोर देता है, ताकि पशुपालन क्षेत्र की उत्पादकता और दक्षता दोनों में सुधार हो सके। इस योजना के तहत कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। पहला है 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग का नियंत्रण और खात्मा। दूसरा, टीकाकरण के माध्यम से गो जातीय ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित करना। तीसरा, 2030 तक पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट यानी पीपीआर का नियंत्रण और खात्मा। चौथा, टीकाकरण के जरिए क्लासिकल स्वाइन फीवर को नियंत्रित करना। पांचवा, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के जरिए किसानों के दरवाजे पर पशु चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराना। छठा, पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना। और सातवां, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमत पर एथनो पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम में 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। हर घटक पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के खास पहलुओं पर जोर देता है। इन घटकों में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण और पशु औषधि को शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस कार्यक्रम से रोजगार के नए अवसर और नई नौकरियां पैदा होंगी। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कुछ विस्तृत जानकारियां, किस प्रकार से भारत सरकार पशु से जुड़े हुए जो रोग हैं उनको नियंत्रण करने के लिए तमाम योजनाओं समय समय पर लेकर आती है। उसी में से एक योजना इसमें भी आपने देखा, और कैसे ये धरातल पर काम कर रही है। पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी, आपका रुख करते हैं, और हम सबसे पहले यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का बजट अनाउंस हुआ है और बजट में खास तौर पर बहुत बारीक तरीके से पशुपालन क्षेत्र को फोकस किया गया है। पशुपालन क्षेत्र पर बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। कैसे आप देख रहे हैं बजट के इस पूरे चीज़ों को, और अगर हम बात करें पशुपालन क्षेत्र को जो अनाउंसमेंट की गई है उससे कितना बड़ा बदलाव पशुपालन क्षेत्र में आने वाला है? इस बार जो बजट हुआ है इसमें आप देखेंगे जो हमारा टोटल बजट एलोकेशन है हमारे विभाग के लिए, वो विभाग का एलोकेशन लगभग 26 से 27% की वृद्धि की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इतना ज़्यादा एलोकेशन होने के अगर हमें मिलेगा तो ये हमारे जो भी योजनाएं चल रहे हैं और बहुत सारे नए योजनाओं का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, तो ये सारी योजनाएं में यही पूंजी लगेगी और ये सब हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं उनके पास ये पहुंचेगा, जो कि हमारे पशुपालन क्षेत्र को बहुत अच्छा बढ़ावा देगा।
जी, यहाँ पर यह भी बताया गया कि लगभग 20,000 नए डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी और निजी क्षेत्र के निवेश को भी बढ़ाया जाएगा। जो डॉक्टर्स की आवश्यकता थी पशुपालन क्षेत्र में, अब उनकी भरपाई पूरी की जाएगी और उसके बाद जो पशुपालन क्षेत्र की जो मांग थी कि डॉक्टर समय पर मिल पाएंगे पशुपालन क्षेत्र में पशुपालकों को, उससे जो उनका पशुधन है समय पर उनको बेहतर स्वास्थ्य तो उनका रहेगा ही, साथ ही साथ जो उत्पादन में कमी देखने को मिलती है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप बजट को बारीकी से आप सुने होंगे तो एक चीज़ हमेशा बोला जाता है कि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, कैसे हमारे पशु जो हैं या अब कृषि की भी बात करें, उसका जो हमारा प्रोडक्टिविटी होता है उसको कैसे हम बढ़ावा दे सके। तो ये अगर देखेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज रहता है, अगर पशु हमारा स्वस्थ रहे तो उसका प्रोडक्टिविटी सही रहेगा, और प्रोडक्टिविटी सही रहेगा तो धीरे धीरे अगर हम रोग नियंत्रण की योजनाएं और दूसरे भी कुछ उसमें जो हम सुधार लाएंगे उसमें भी इनकी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट होगी। और जैसे कि आप जानते हैं भारत विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादनकारी देश है। अगर अंडे की बात करेंगे तो हम दूसरे नंबर स्थान पे हैं। अगर मांस के उत्पादन के बारे में हम बात करते हैं, हम चौथे नंबर पे हैं। तो ये सबको अगर देखेंगे तो ये सब चीज अगर हम पशु स्वास्थ्य सही रहेगी, ये उत्पाद सही रहेगा और ये जो उससे भी आय मिलता है वो हमारे किसान भाई बहन को मिलेगा, ये हमारा लक्ष्य है। और जो आपने एक चीज बताया कि ये जो प्रोफेशनल्स 20,000 प्रोफेशनल्स को इस बार बजट में टारगेट किया गया है कि हम कैसे 20,000 प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़ सके और पशु जो भी हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं उसमें शामिल हो सके और पशुपालकों को अच्छे से सेवा दे सकें। इसके लिए ये जो 20,000 प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ जब जुड़ जाएंगे, हमारे पशुपालन क्षेत्र को बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा और इसको हम अच्छे से हम किसानों को सारे चीज़ पहुंचा सकते हैं। जी डॉक्टर धीराज जी, अगर मैं ये कहूं कि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, अगर खेती किसानी में आगे बढ़ना है तो पशुपालन को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पशुपालन से भी खेती किसानी की बहुत सी समस्याएं हल होती हैं। एफपीओस का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में 10,000 एफपीओस का रजिस्ट्रेशन भारत के अंदर हुआ और एफपीओस के अंदर वो तमाम क्या ये यूँ कह सकते हैं कि एफपीओ के अंदर वो क्षमता है कि तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पशुपालन के क्षेत्र में जो एफपीओ रजिस्टर्ड होंगे अब, क्योंकि एफपीओ की शुरुआत भी की जाएगी पशुपालन के क्षेत्र में, उन एफपीओ के जरिए पशुपालन के क्षेत्र में क्या बढ़ावा मिलेगा, क्या समाधान पशुपालकों के लिए होगा और क्या नए अवसर एफपीओ के जरिए खुलेंगे? जी, ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए आपने जो एफपीओ की बात की, पहले ये कृषि क्षेत्र में बहुत सारे एफपीओ हमारे होते थे और इस बार बजट में ये पशुपालन क्षेत्र में भी कैसे एफपीओ को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए भी बहुत अच्छे से उसमें स्ट्रेस दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे एफपीओ का क्या फ़ायदा होता है, पहले हम ये बात करेंगे कि क्यों हम एफपीओ एक खोलें। तो अगर आप देखेंगे कोई एक इंडिविजुअल किसान होता है, पशुपालक होता है, उसके पास इतना जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होता है, वो जाके बैंक में बात करे, उसको सही ऋण मिल सके। किसी अगर बड़े स्तर पे कोई पशुपालन का उद्यमी लगाना चाहता है तो वो नहीं हो सकता, एंटरप्राइज लगाना चाहता है वो नहीं हो सकता है। तो इसके नज़रअंदाज देखते हुए अगर एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, वो एक ग्रुप या समूह की तरह जाते हैं, तो समूह की तरह जाएंगे तो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होता है, क्रेडिबिलिटी भी अच्छा रहता है, जिसको उनको ऋण मिलने में सहायता होता है, जो शेड्यूल्ड बैंक इनको लोन देने में इनको बहुत अच्छी सुविधा होती है। तो ये आप देखेंगे एक सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। यानी एफपीओ भी खेती किसानी की तरह जो किसानों को समस्याएं आती थी खेती के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में एफपीओ पशुपालकों की वो समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा और पशुपालन क्षेत्र जो पहले जिस दर से आगे बढ़ रहा था उससे कहीं ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ और महत्वपूर्ण सवालों का यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे कि पशुपालन क्षेत्र में रोग नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है और रोग नियंत्रण समय पर कर लिया जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है, इसको भी समझने का प्रयास इस कार्यक्रम में करेंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें सरकार आपके साथ। इस बार के बजट में पशुपालन और मत्स्य पालन को क्या-क्या मिली सौगात, किस योजना को मिला विस्तार, किन क्षेत्रों में खुले लाभ के द्वार, जानने के लिए देखिए पशुपालकों को सरकार की सौगात, बजट पर विशेष। इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ डीडी किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ। पशु स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं कैसे बढ़ती जा रही हैं, उनके नियंत्रण को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी, आपका फिर से रुख करते हैं। पशु स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, उनके रोगों को नियंत्रण करना कितना आवश्यक है, अगर इन चीज़ों को ध्यान में ना रखा जाए तो पशुपालक को कितनी बड़ी भूमिका चुनौती हो सकती है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? बजट की बात देखेंगे तो ये पशु स्वास्थ्य के लिए जो बजट रहता है हमारा, जो एनुअल बजट में, वो लगभग 30 से 35% का हमारा टोटल बजट पशु स्वास्थ्य के लिए रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु स्वास्थ्य कितना महत्व रखता है अगर पशुपालन को बढ़ावा देते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, तो ये पशु में फैलता है। और पशु में फैलने से क्या होता है, पहले तो उनके इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। किस तरीके के इकोनॉमिक लॉसेस होता है? एक चीज होता है कि इनका नुकसान, प्रोडक्टिविटी नुकसान होता है। अगर दूध उत्पादन दे रहा है, अगर मीट प्रोडक्शन में उसका बॉडी वेट गेन हो रहा है, वो सब कम हो जाएगा, अंडा उत्पादन कम हो जाएगा। ये एक देखेंगे, इसमें इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। दूसरा चीज अगर देखेंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी कोई खर्चा लगता है, वो भी हमारे किसान को बियर करना पड़ता है, ये भी उसके लॉसेस में आते हैं। तीसरा चीज देखेंगे, और मृत्यु भी, किसी रोग में मृत्यु भी, डेथ का भी संभावना रहती है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए पशु स्वास्थ्य सबसे मुख्य चीज होता है। अगर पशु स्वस्थ है, उसका प्रोडक्टिविटी सही है और हम उसका उत्पाद, क्वालिटी उत्पाद भी रहेगा जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो सकता है और हमारे किसानों को उससे लाभ भी मिल सकता है। जी, तो ये पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके तहत किन किन पशुओं को शामिल किया जाता है? क्या सिर्फ दुग्ध उत्पादन करने वाले पशु हैं, या अंडा उत्पादन करने वाले पशु हैं, या जैसे हम ऊन ले सकते हैं वो भी पशु आते हैं, या और भी अन्य पशुओं को शामिल किया जाता है? पशुओं के कौन कौन से चीज़ों को इसमें शामिल करते हैं? जी, बहुत ही अच्छा चीज़, ये चीज़ें आपने जो बताया कि अगर हम पशु स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो पहला मैं बात करूंगा, एक टीकाकरण हमारा कार्यक्रम चलता है जो कि हम उसको दो तरीके से बात करते हैं। एक है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और दूसरा चीज है क्रिटिकल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, CADCP और NADCP। अगर NADCP की बात करें, ये 2019 में शुरू हुआ था, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था इस कार्यक्रम को। तो इसमें देखेंगे जो दुधारू पशु हैं, हमारे गाय हो गए, भैंस हो गए, पहले वो टारगेट हम करते हैं गाय भैंस की, फिर बाद में हम भेड़ बकरी और सुअर की भी बात करेंगे। तो पहले ये जो दुधारू पशु हैं, उनके लिए खुरपका मुंहपका रोग और FMD, जो हम बोलते हैं FMD, खुरपका मुंहपका रोग, ये सबसे खतरनाक रोग होता है जिसमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हमारे किसानों को सहना पड़ता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये 100% सेंट्रल असिस्टेंस दिया गया है सारे राज्यों को कि जितने भी हमारे पशु हैं, जितने भी ससेप्टेबल एनिमल्स हैं, सबका टीकाकरण सालाना 2 बार किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी एक पशु स्वास्थ्य में रोग में आता है। दूसरा रोग की बात करें कि ब्रुसेलोसिस एक रोग है जिसमें एबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है हमारे पशुओं में। और एक बार एबॉर्शन कहीं पर ये ब्रुसेलोसिस रोग आ गया हमारे पशुओं में, ये बहुत इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है, मतलब आपके हर्ड में ये रह जाता है और बार बार एबॉर्शन ये करवाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये इसका भी, ब्रुसेलोसिस का भी टीकाकरण किया गया। और ब्रुसेलोसिस एक ऐसा रोग है जो कि मनुष्यों को भी फैल सकता है, मनुष्यों के लिए भी घातक बीमारी हो सकती है। ये हो गए हमारे दुधारू पशुओं के लिए। अगर हम भेड़ बकरी की बात करेंगे तो PPR एक बहुत खतरनाक बीमारी, वायरल डिजीज होता है जिसमें भी जिसका मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए भेड़ बकरियों के लिए PPR रोग का भी टीकाकरण को भी शामिल किया गया है। और इसके साथ जो हमारे पिग होते हैं या सुअर होते हैं, उनके लिए भी क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये एक रोग है, इसके लिए भी टीकाकरण का भी व्यवस्था किया गया। ये 4 जो टीकाकरण हमारे होते हैं, ये हमारे नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में आते हैं और इसका जो भी खर्चा रहता है 100% भारत सरकार बियर करती है। जी, डॉक्टर अधिराज जी, आपने कहा कि साल में 2 बार टीकाकरण किया जाता है और जो भी खर्चा होता है भारत सरकार इसका खर्चा वहन करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पशुपालक है जिसको इसकी जानकारी नहीं है कि हमें टीकाकरण कब शुरू किया गया, कब खत्म हो गया, या किसी पशुपालक ने एक बार टीका लगवाया, दूसरा छूट गया, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या समाधान है? पहला, वो जानकारी कहाँ से ले कि टीकाकरण प्रोग्राम शुरू हो चुका है या इस दिन शुरू होगा, इस दिन खत्म होगा? दूसरा, किसी ने एक करवाया, एक किसी वजह से रह गया हो, तो क्या उसको लगवाना जरूरी है या एक से भी काम चल सकता है? पहले मैं आपका जो लास्ट सवाल है उसका मैं बता देता हूं कि देखिए, एक करेगा एक नहीं करेगा उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये जो हमने टीकाकरण का योजनाएं चलाए हैं, हम ये
टारगेट रख के चलें, 2030 का टारगेट रखें। 2030 में ये एफएमडी, खुरपका मुपका रोग, और ये पीपीआर, ये दोनों रोगों को कैसे हम पूरा जड़ से देश खत्म से करना है। हाँ एलिमिनेट करना है, इसके लिए हम योजना चलाए हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हर 6 महीने में आपको, अगर एफएमडी की बात करते हैं, हर 6 महीने में एक बार आपको टीकाकरण करना होता है जी। तो मैं आपको, आपने जो चीज पूछा कि कैसे हमारे किसान भाइयों को पता चलेगा कि हम टीकाकरण कर रहे हैं, देखिए हमारे जो निकटतम पशु चिकित्सालय हैं या हमारे जो दूसरे कर्मी भी हैं, जैसे पशु सखीज हो गए, हमारे ए हेल्प वर्कर्स हैं, हमारे मैत्री वर्कर्स हैं, ये सबके जरिए हम अवेयरनेस, जब टीकाकरण हम करेंगे उससे पहले हम अवेयरनेस फैलाते हैं गांव में कि आज हम टीकाकरण और इस रोग का भी टीकाकरण हम करने वाले हैं, तो आप अपने पशु को घर में रखिए, सुबह हम आके टीकाकरण आपके घर में करेंगे। तो ये एक हम अवेयरनेस करवाते हैं, ये एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, इस योजना में जब 2019 में हमारा ये योजना शुरू हुआ था, जो टीकाकरण की योजनाएं शुरू हुई थी, इसमें एक चीज रखा गया था कि आप जब आपका पशु का टीकाकरण करते हैं, इसके साथ साथ आपके पशु का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जी। रजिस्ट्रेशन का मतलब है पशु के ओनर है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और ओनर के साथ साथ पशु का भी रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके साथ एक 12 डिजिट का यूनिक 12 डिजिट नंबर उसके कान में, येलो रंग कलर का आप देख रहे होंगे, वो भी कान में टैगिंग किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे क्या होता है, जब भी आपका टीकाकरण किया जाता है, ये रजिस्ट्रेशन जब होता है, टीकाकरण हमारे जो भारत पशुधन पोर्टल है, मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी किसान भाई बहन देख रहे हैं ये प्रोग्राम, और हमारे आंकड़े जो बता रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ किसान हम इस भारत पशुधन पोर्टल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोग इसमें जुड़े हैं, और ये इस प्रोग्राम से भी ये भी मैं अपील करना चाहूँगा, अगर भी किसी का कोई हमारे किसान भाई छूट गए इससे जुड़ने के लिए, वो भी जुड़ जाएं, या अपने पशु को भी इस भारत पशुधन पोर्टल में जोड़ लें। तो इससे क्या होता है, आप जब 6 महीने में एक बार टीकाकरण करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये टीकाकरण अगले 6 महीने में करना है, तो हम आपके घर में अगले 6 महीने में, जब आपका कैंपेन शुरू होता है खुरपका मुखपका रोग के लिए, आपके घर में हम आएंगे और टीकाकरण हम करवाएंगे जी। तो ये तरीके हैं जिसका इस्तेमाल कर किसान भाइयों तक जागरूकता पहुंचाई जाती है टोल फ्री, और जिस तरीके से बताया कि टीकाकरण से जुड़ने के लिए किसान भाइयों को किस तरह जागरूक होना चाहिए और सरकार कैसे आप तक पहुंचती है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें सरकार आपके साथ। इस बार के बजट में पशुपालन और मत्स्य पालन को क्या क्या मिली सौगात, किस योजना को मिला विस्तार, किन क्षेत्रों में खुले लाभ के द्वार, जानने के लिए देखिए पशुपालकों को सरकार की सौगात, बजट पर विशेष। इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ। पशु चिकित्सा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर राज मिश्रा जी, आपने कई जानकारियां दी। इसके साथ साथ हम ये भी समझ लें कि मान लीजिए किसी पशुपालक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बाद में उसके पशुधन में बढ़ोतरी हुई है, नए पशु उसने जोड़े हैं, तो क्या वो खुद आप तक पहुंचे इस जानकारी को लेकर कि मैंने नए पशु अपने पशुशाला में जोड़ लिए हैं, या आप लोग खुद पहुंचते हैं अपडेट लेने के लिए कि क्या क्या होता है और कितने अंतराल के समय में ये जो सूचना का आदान प्रदान होता है ये चलता रहना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, और ये हमारे किसान भाई को लगभग ये डाउट रहा होगा। देखिए, सिर्फ हम टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, पशु का रजिस्ट्रेशन जिस समय उसका ब्रीडिंग भी किया जाता है, मतलब कृत्रिम गर्भाधान के लिए आप जब भी कर रहे थे, तो ये मैं आपको सलाह दूंगा कि देखिए, आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। अगर आप एक नए पशु को लेके आए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन, या नया पशु आपके पास जन्मा, मतलब एक काफ आया है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा चीज होता है कि आपके पास कभी भी हमारे कोई भी वर्कर, पशु चिकित्सक हो, पैरावेटनरी स्टाफ हो, जब भी आपके घर में आते हैं, जैसे एआई करने आते हैं या नेक्स्ट राउंड में टीकाकरण करने आते हैं, तो उसी टाइम आप करवा लीजिए। ये एक प्रोविजन है। दूसरा प्रोविजन है, जब आपका एक काफ पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो ये मैं बड़े पशु की बात कर रहा हूँ, मतलब गाय और भैंस की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही पैदा होता है एक वर्चुअल आईडी उसका हम क्रिएट करवाते हैं। आप जब बोलेंगे ये पैदा हुआ, उसका भी, जैसे अब अगर एआई आपका रजिस्टर्ड होगा भारत पशुधन में, जब भी आपका बच्चा पैदा होता है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करवाते हैं, हमारे जो पैरावेट स्टाफ हैं उसके थ्रू करवाते हैं, और करवाते ही ये एक वर्चुअल आईडी दिया जाता है, और ये वर्चुअल आईडी
जब थोड़ा पशु बड़ा हो जाता है तो ये वर्चुअल आईडी हम उसको एक परमानेंट आईडी में ही क्रिएट कर देते हैं, उसका टैगिंग करवा लेते हैं। तो ये रहता है प्रमुख चीज़ें जो आप, और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ करवाना है, नया रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप निकटतम पशु चिकित्सक से भी बात करके इसका अपडेट करवा सकते हैं। जी डॉक्टर दिराज जी, जैसे कि हम नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं, नई तकनीकियाँ ईजाद हो रही हैं, चाहे पशुपालन क्षेत्र हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो। आज हम ड्रोन से सब चीज़ें संपन्न कर पा रहे हैं, AI से सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर हम पशुपालकों की दृष्टि से देखें, क्या कोई इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो जुड़कर भी अपनी सूचनाएं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अपनी कई क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं, कोई जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, या कोई टोल फ्री नंबर है जिसको फ़ोन करके वो पशुपालन विभाग से संपर्क में रह सकते हैं? अब ये जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की है, मैंने अभी जो जिक्र किया था, एक भारत पशुधन की जिक्र किया था। ये भारत पशुधन पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम पशुपालक किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लॉन्च हुआ था। तो ये देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी एक्टिविटी पशुपालन विभाग में हो रहा है, आपके पशु में हो रहा है, अगर आप बात करें ब्रीडिंग एक्टिविटी की बात करें, आप कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवा रहे हैं, उसका काफ बॉर्न हुआ वो भी रजिस्टर हो रहा है, वैक्सीनेशन टीकाकरण हुआ वो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और कोई भी सब्सिडी आपको मिलती है तो वो भी हम ये भारत पशुधन के जरिए ही रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। और जो टोल फ्री नंबर की बात की है, इसमें एक टोल फ्री नंबर है 1962 करके एक टोल फ्री नंबर है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ये टोल फ्री नंबर में क्या होता है, पहला चीज है, आपको कोई भी जानकारी लेना होता है तो ये टोल फ्री नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, इसमें जानकारी आपको मिल सकती है, निकटतम पशु चिकित्सक से बात करवाया जा सकता है। और एक चीज जो पशु चिकित्सा सेवा, देखिए पहले हमारे, अगर हम देश की बात करें, हमारे पास 536 मिलियन लाइफ स्टॉक है, और पोल्ट्री की बात करें तो 850 से ज्यादा मिलियन लाइफ स्टॉक है हमारे, पोल्ट्री है हमारे पास। तो इतने पशु को, और हमारे जैसे बहुत सारे हिली एरियाज हैं और इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जहां पे पशु चिकित्सक को पहुंचना भी मुश्किल होता है, और आप भी पशु चिकित्सक के पास कैसे पहुंचे इसके लिए भी मुश्किल होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसमें और एक चीज, मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि पशु चिकित्सक आपके पास पहुंच सके, एक गाड़ी के साथ, उसमें मेडिसिन रहेगा, उसमें माइनर इक्विपमेंट्स भी कुछ रहेंगे, माइक्रोस्कोप रहेगा, और ब्रीडिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल। तो ये भी अगर आपको, आप नहीं पहुंच पा रहे पशु चिकित्सक के पास, आपका पशु बीमार है, तो 1962 में कॉल करके, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, कॉल सेंटर का नंबर है, आप कॉल करके सूचना दे सकते हैं या कोई जानकारी ले सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, और मोबाइल वेटनरी यूनिट भी आपके घर पे पहुंच सकती है। जी, तो ये संपूर्ण जानकारी का इस्तेमाल पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी काबिल तारीफ है। अगर इन जानकारियों को इस्तेमाल कर पशुपालक भाई सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो बेहतर तरीके से अपने पशुधन का ख्याल तो रख पाएंगे, साथ ही साथ लगातार उनसे बेहतर उत्पादन भी लेते रह पाएंगे। एक नंबर डॉक्टर साहब ने जिक्र किया यहाँ पर 1962 का इस्तेमाल करके भी आप पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम जानकारियाँ एकत्रित कर सकते हैं, अपनी समस्याएं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और आपकी समस्याओं का बेहतर समाधान पशुपालन क्षेत्र द्वारा, विभाग द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर दिराज मिश्रा जी, कीमती समय निकालकर आप कार्यक्रम सरकार आपके साथ में पहुंचे और आपने बहुत बेहतरीन जानकारियां पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी हुई साझा की हमारे पशुपालकों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और सुझाव और जानकारियां साझा करने के लिए। जी, और इसके साथ ही आज के सरकार आपके साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे इन जानकारियों से हमारे पशुपालक भाई लाभ लेंगे। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी, कोई सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज पर जाकर वहां टाइप करें सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुल जाएगा। वहां पर अपने सुझाव, आपका कोई भी सवाल है तो आप वहां दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी सरकार आपके साथ कार्यक्रम के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपने सुझाव, सवाल दर्ज करा सकते हैं। उसका भी नंबर नोट कर सकते हैं। उसका नंबर है 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अतिरिक्त हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं। इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।